नया साल 2023 आ गया है, तो सबको मेरी शुभकामनाएं। और ख़ास करके स्पिरिचुअली हम आध्यात्मिक रूप से किस तरह आगे बढ़े, ये नए साल में हमें प्रयत्न करना है। क्योंकि भगवान जब इंसान को यहाँ भेजता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, पर हम जानते नहीं हैं, या फिर जानते हैं तो भी वो उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इतना एफर्ट्स नहीं करते हैं। तो ये जो एक परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, एक अद्भुत है, और इसके पीछे एक पूरा रहस्य छुपा है। तो जैसे जैसे व्यक्ति साधक आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसको ये सब परमात्मा की लीला या उसके जो रहस्य है वो समझ में आता है। तो हम भी ऐसे नहीं आ गए, कोई एक्सीडेंटल कुछ भी नहीं है यहाँ। एक किसी कारणवश हम आए हैं, और वो कारण को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, और इसके प्रति हमारा कुछ भी जितना हो सके इतना हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि भाई हम किस तरह इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़े। और क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो कोई जन्म में कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। तो अगर समझ आ गई है तो इस जन्म में आज से ही क्यों न शुरुआत करें, करना तो पड़ेगा ही। ये तावड़िया जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं उनके किताबों में कि कभी ना कभी भी आपको इस मार्ग के ऊपर आना तो पड़ेगा। तो अभी, और जब हम आ ही गए हैं तो फिर थोड़ी निष्ठा से काम करें, नया साल में और जोश से, और थोड़ी एक एम बना के कि कितना आगे जा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, तो ही तो कुछ हो पाएगा। क्योंकि बहुत बहुत लंबी यात्रा है, और अभी तो हमने शायद पहला पाँव भी रखा है कि नहीं वो भी हमें पता नहीं है। इसीलिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर ऐसा ये परमात्मा से प्रार्थना कि हम सब मिलके आगे बढ़े, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की थी। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो वो सह मतलब साथ में, तो साथ में चलना है और प्रयत्न करना है, एक दूसरे को सहारा देना है, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होके कुछ करना है। तो यही शुभकामना है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। 24th मीटिंग हम पढ़ रहे थे, और आधी मीटिंग हम पढ़ चुके हैं, आगे आज देखना है। उसमें लास्ट टाइम एक बात आती थी जिसको समझना ज़रूरी है, कि उसमें एक बात थी कि भाई यूडीएम या जिसको प्रिमोडियल माइंड कहते हैं, वो थिंकिंग प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है, आप सोचिए कि अगर थिंकिंग मतलब कि जो यूडीएम जो अंदर आके चित्त बना और जो थिंकिंग प्रोसेस चल रही है, इस दोनों साथ साथ में अगर मिल गए तो क्या होगा, और दोनों अलग होते हैं तो क्या होता है। तो ये हमें जो है सोचना है। तो दो बात है, एक जो है जिसको हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा जो है जिसमें हमारा जो है स्टेट ऑफ मतलब कि नेचुरल स्टेट जो है, नेचुरल स्टेट ऑफ ब्रेन और माइंड, ये होता है। अब स्टेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन की प्रोसेस है उसके साथ में यूडीएम जो अंदर आया वो उसके साथ में चिपक जाता है, इसके साथ में जुड़ जाता है, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। आइडेंटिफिकेशन का सिंपल मतलब क्या कि एक प्रकार से चिपकना। अब जैसे कुछ भी हम देखते हैं सुनते हैं तो उसके साथ में चिपक जाते हैं,
इसके साथ में लगाव हो जाता है, या तो लाइक आती है या डिसलाइक आ जाती है। ये दो चीज़ नॉर्मली होता है। तो ये चिपकना है, जहाँ लाइक आ गए तो भी चिपक गए, डिसलाइक आया तो भी चिपक गए। तो ये चीज़ आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। उसके जो विपरीत स्टेट जो है वो दृष्टा भाव का स्टेट है, कि जहाँ जो है यहाँ जो चित्त अंदर आया पर वो ब्रेन की प्रोसेस से ज्वाइन नहीं होता है, तो क्या होता है, एक दृष्टा भाव निर्माण होता है। और ये दृष्टा भाव जो है, क्योंकि दृष्टा भाव के बारे में बहुत लोग बात करते हैं और हमें समझाते हैं, पर एक्चुअली जो दृष्टा भाव में अंदर की प्रोसेस क्या होती है, ये अगर समझना है तो ये जानना पड़ेगा कि भाई अंदर जो हमारा थिंकिंग की प्रोसेस है, हर समय हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं। तो जब अंदर जो यूडीएम आता है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड अंदर आया, और वो इसे थिंकिंग की प्रोसेस से अलग रहेगा तो ही दृष्टा भाव निर्माण होगा। बाकी आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो, मैं दृष्टा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और इस तरह कुछ प्रयत्न जो हम करते हैं, इससे ये चीज़ जो है वो नहीं बनती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम आइडेंटिफिकेशन स्टेट में ना आए। पर ये चीज़ इतनी सुनने जैसी आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, ये दोनों को अलग रखने के लिए। और आज के पेपर में वो थोड़ी बात आज आएगी जो हम आगे देखेंगे। तो 112 पेज के ऊपर जहाँ से हमने बाकी छोड़ा था वहाँ से आगे पढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ जो पढ़ा था वो फिर से पढ़ लेते हैं। Do we have a choice between the natural state of the brain, that is neural processes, and the natural state of the universal divine mind flowing through our thinking instrument uncontaminated? तो यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई ऐसी कोई चॉइस है, कोई पसंदगी है हमारे पास, कि जिसके अंदर जो एक ब्रेन का नेचुरल स्टेट है उसके अंदर हम जी सके, या फिर दूसरा जो है ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है, जो अनकंटेमिनेटेड रह के उसमें से पसार हो जाए। तो ये दो स्थिति है। एक स्थिति जो है जिसके अंदर वो चिपक जाता है, और दूसरी स्थिति जो है वो दोनों यूनिवर्सल डिवाइन माइंड थिंकिंग प्रोसेस से अलग रहते हैं। तो ये जो है करना है, यही साधना करनी है कि यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है वो किस तरह प्रदूषित न हो, कंटेमिनेटेड ना हो, ये हमारा प्रयत्न होना चाहिए। एंड इफ वी हैव, कैन वी एक्सरसाइज दिस चॉइस, और अगर हमारे पास ये चॉइस है तो क्या हम उसको उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका हम ये चॉइस में से कोई एक को पसंद करके कुछ काम कर सकते हैं, या वो स्थिति में रह सकते हैं क्या? एंड इफ वी कैन एक्सरसाइज दिस चॉइस, व्हाट इज द मेथड, दैट इज हाउ फॉर दिस लीड्स टू द रोड टू लिबरेशन। क्योंकि अगर ये चीज़ आ गई तो हमारा लिबरेशन के प्रति एक कदम हम आगे बढ़ जाएंगे। यही चीज़ जो करना है अंदर की। बाहर तो हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, वो तो ठीक है, पर वो प्रैक्टिस के बाद में अगर ये स्थिति नहीं बनती, ये स्टेज नहीं आता है कि जिसके अंदर माइंड जो है वो थिंकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व ना हो और वो अपनी स्थिति के अंदर रहे, अगर ये चीज़ नहीं बनती है तो फिर हम साधना के कोई निश्चित मुकाम के ऊपर आए हैं ऐसा कह नहीं सकते। If you refer the notes of earlier meetings, you will find that a person well established in 3A stage can with practice enter 3B stage, and one who has entered the 3B stage can always, whenever necessary, fluctuate, rather pass from and to between 3A and 3B stages. तो ये आगे की मीटिंग में उन्होंने ये बताया था कि अगर हम 3A के अंदर एस्टेब्लिश होते हैं, ये डायग्राम का कंसेप्ट आपके अंदर हमेशा क्लियर रहना चाहिए जब आप ये सब सुनते हैं, तो कि जब
व्यक्ति डायग्राम ए के अंदर आती है, वहाँ की वो जो स्थिति है वो अगर वो निर्माण कर सकती है तो धीरे धीरे करके वो फिर 3B के स्टेज के अंदर भी वो जा सकेगी। और फिर उसके बाद इसके एक चॉइस रहेगी कि भाई वो जब चाहे 3A में रहे, जब चाहे 3B में रहे। क्योंकि 3A की स्थिति क्या है कि जिसके अंदर अगर उसको सांसारिक काम करने हैं, उसका जो ये है इन्वॉल्वमेंट है सांसारिक कामों के साथ में, मतलब उसकी ड्यूटी है वो अगर उसको करना है, बजाना है, तो फिर उसको 3A के स्टेज में रहना पड़ेगा। और जब वो चीज़ नहीं है और वो उसको थोड़ा अपने आप में अंदर जाना है, तो जिसमें मेमोरी का उपयोग नहीं हो ऐसी स्थिति लाना है, तो वो 3B में आ जाएगा। क्योंकि 3B में जो इनकमिंग इम्पल्स आते हैं वो ब्रेन के अंदर नहीं जाते हैं। 3A के अंदर जो इम्पल्स आते हैं वो ब्रेन के अंदर जाते हैं और मेमोरी के साथ मिलके विचार बनते हैं। पर फिर भी वहाँ चित्त जो है वो थोड़ा ये रहता है, थोड़ा अलग रहता है। मतलब कि जो हम आगे बात कर रहे थे इस तरह नहीं होता है कि भाई आइडेंटिफिकेशन का स्टेट नहीं बनता है। 3A की स्थिति के अंदर कम से कम ये जो स्थिति होती है उसके अंदर वो विचारों का उपयोग करता है, ब्रेन का उपयोग भी करता है, फिर भी वो अपने दृष्टा भाव के अंदर रह सकता है। तो ये फ्लक्चुएट स्थिति फिर उसके पास रहती है और उसकी चॉइस रहती है कि अब क्या करना है। नाउ 3A into bracket 2 and 1 is the natural state of the brain and neural processes, that is stage 1 and 2 refined with high sattva qualities, and 3B is the natural state of the universal divine mind flowing through an individual's thinking instrument, but no mixing up or getting involved with the agitations or modifications of the brain and neural processes. अब जो है ये स्थिति जब 3A के ऊपर पहुंचता है साधक, तो उसका जो है ब्रेन पार्ट 1 और 2 जो है वो भी तब तक में रिफाइन हो जाता है। तो स्टेज 1 और 2 रिफाइन हो गए और अभी ये 3A के स्थिति के अंदर वो व्यक्ति आ गई। तो अभी ये स्थिति के अंदर उसका जो है वो सत्व की क्वालिटी जो है उसके अंदर अब धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो नेचुरल स्टेट, ब्रेन का नेचुरल स्टेट में रहने लगा है। तो रजस तमस जो है या फिर सेंटर्स की बात करें तो IESM के अंदर इमोशनल और सेक्स सेंटर्स जो है वो अभी कम परेशान करेंगे, और जो इंटेलेक्चुअल सेंटर है उसका काम बढ़ेगा या उसका जो डोमिनेंस है वो बढ़ेगा, और इमोशनल सेक्स सेंटर का डोमिनेंस कम हो जाएगा। तो ये स्थिति है जहाँ सत्व बढ़ता है और यूनिवर्सल डिवाइन माइंड अब थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता तो है, पर उसके अंदर वो मिक्सअप नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है। क्योंकि इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है कि एजिटेशन या मॉडिफिकेशन स्टार्ट होता है। एजिटेशन माने उत्तेजना, अंदर एक उत्तेजना रहती है या एक विचारों की उत्तेजना रहती है, या फिर जो विचार वृत्ति मॉडिफिकेशन जो होती है वो बनती है, पर उसके अंदर फिर भी वो UDM इन्वॉल्व नहीं होती है। ये स्थिति 3B के अंदर वो साधक की फिर बन जाती है। These agitations are responsible for the various electrical waves noticed in the brain depending on the intensities of thought picture, and also found in section 2A and 2B. अब जो ये एजिटेशन जो होता है, अगर आप जानते हैं कि एक हमारे यहाँ डॉक्टरों भी यूज़ करते हैं, बड़े हॉस्पिटलों में भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको EEG कहते हैं। वो EEG के अंदर ब्रेन के वेव्स को नापा जाता है। तो नॉर्मल कोर्स में हमारी जो विचार की स्थिति है उसको बीटा वेव्स कहते हैं। 4 प्रकार के जो वेव्स है, तो बीटा वेव्स जो है वो हम जब विचारों में खोए रहते हैं तो वो बीटा वेव्स होता है। जब हम थोड़ी साधना करते हैं, 3 स्टेप करते हैं और उसको कम करते हैं तो फिर अल्फा वेव्स स्टार्ट होता है। तो ये ब्रेन के वेव्स है और उसको ये मॉनिटर किया जाता है, उसको
देखा जाता है कि भाई अब कौन से स्थिति के अंदर ये ब्रेन काम कर रहा है। तो साधक जो है वो अल्फा वेव्स के अंदर जाता है, फिर और गहराई में जाता है तो फिर थीटा वेव्स होते हैं जिसके अंदर विचार बहुत कम हो जाते हैं, और लास्ट में नहीं के बराबर जब विचार होते हैं तो डेल्टा वेव्स डेवलप होते हैं। इस तरह ब्रेन के 4 प्रकार के वेव्स जो है वो नापा जाता है और उसके द्वारा व्यक्ति कौन सी स्थिति में वो भी जान सकते हैं। तो ये नॉर्मल कोर्स में जो है वो बीटा वेव ज़्यादा चलते रहते हैं और वो एजिटेशन की स्थिति है। और आजकल कई लोग जो थोड़ा कुछ इस विषय में जानते हैं वो लोग इस प्रकार के एक छोटा सा यंत्र जैसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसको बीटा ब्लॉकर कहते हैं। मतलब अगर आपको बहुत विचार आते हैं तो ये एक लॉकेट जैसा होता है, थोड़ा छोटा सा यंत्र, उसको आप गले में पहन सकते हैं और आप विचार कम कर सकते हैं। तो इस तरह के बीटा ब्लॉकर भी आजकल मिलने लगे हैं। तो ये जो है वो पूरी प्रोसेस जो है ब्रेन वेव की, और वो जो थॉट पिक्चर जो बनते हैं, पर ये सारी चीज़ों के अंदर यूडीएम आने पर वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बस इतना ये स्टेज के अंदर जानना है, और ये स्टेज इतना ऊंचा स्टेज है। These agitations of the brain are in a particular ratio of the agitation of the astral body. अब ये दोनों क्योंकि ब्रेन के अंदर एजिटेशन आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एस्ट्रल के अंदर भी एजिटेशन है। एस्ट्रल में जो ब्रेन है उसको मनस कहा जाता है। तो मनस एजिटेट होता है तो ब्रेन भी एजिटेट होता है, ब्रेन एजिटेट होता है तो मनस भी एजिटेट होता है। तो एस्ट्रल के अंदर भी एजिटेशन है और ये हमारा ब्रेन के अंदर, फिजिकल ब्रेन के अंदर भी एजिटेशन हो रहता है। द एस्ट्रल बॉडी इज द इमोशनल बॉडी, सेंसिटिव एंड एवर इन a state of agitation even when relatively calm, like the brain, and different electrical types of waves are emitted by the astral body also. तो ये एस्ट्रल बॉडी को इमोशनल बॉडी भी कहते हैं और बहुत सेंसिटिव है। ये एस्ट्रल बॉडी इतना सेंसिटिव है कि एक इम्पल्स आता है उसको वो पकड़ लेता है, और उसके जिस तरह का इम्पल्स, जिस तरह की उसकी इंटेंसिटी होती है, इस तरह अंदर एजिटेशन चालू हो जाते हैं। और अगर ये ब्रेन थोड़ा शांत भी रहता है फिर भी वो जो है उसके अंदर ये जो एस्ट्रल का मनस है उसके अंदर ज़्यादा ये एजिटेशन की स्थिति रहती है। ब्रेन जो है वो तो स्थूल है, पर वो इमोशनल बॉडी का जो ब्रेन है जिसको मनस कहते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए वो उसके ऊपर पहले ज़्यादा असर हो जाती है और उसके अंदर से अलग अलग प्रकार के ये विद्युत तरंगे निकलती रहती है, और वो जो है वो एस्ट्रल बॉडी से एमिटेड रहती है, मतलब स्त्रवित रहती है, वो बाहर निकलती रहती है। The higher the minus intensity of the thought pictures or forms, the higher the agitations both of the brain as well as of the astral body. अब जितनी नेगेटिविटी हमारे अंदर अगर ज़्यादा बन जाती है, जिसको माइनस इंटेंसिटी हम कहते हैं, तो माइनस इंटेंसिटी और उसके द्वारा जो पिक्चर या फॉर्म बने अंदर, वो जितने ज़्यादा होंगे इतना ही एजिटेशंस एस्ट्रल के अंदर भी इतना ही रहेगा। तो दोनों के अंदर रहेगा, ब्रेन के अंदर तो है ही क्योंकि इंटेंसिटी नेगेटिव बनी तो ब्रेन के अंदर तो है, और उसके साथ साथ में एस्ट्रल बॉडी के अंदर भी इतनी एजिटेशन रहेगी। फॉर्चुनेटली बोथ दिस टाइप्स ऑफ एजिटेशंस आर पॉसिबल ऑफ कंट्रोल बाय 3-step रिदमिक ब्रीदिंग एंड ब्रॉट टू ए सर्टेन रिदम। तो बहुत अच्छी बात ये है, और ये 3 स्टेप की एक कमाल है। 3 स्टेप का जो महत्व भी हम समझ सकते हैं कि ये जो एजिटेशन है दोनों जगह पर, ब्रेन में और मनस के अंदर, वो एक ही चीज़ अगर 3 स्टेप बार बार करते हैं तो ये एजिटेशन धीरे धीरे करके कम होता जाता है, और दोनों के अंदर जो ब्रेन के अंदर जो एजिटेशन है वो भी कम हो जाएंगे, विचार वृत्ति जो ज़्यादा उठती है वो भी कम हो जाएगी, और एस्ट्रल का जो एजिटेशन है वो भी कम होता जाएगा।
Some pranayam exercise together with asanas can also give the same results. However, with this difference that three-step rhythmic breathing can be done for all 24 hours, while asanas and pranayam can be for a short time only. तो थ्री स्टेप रिदमिक दूसरे भी ऐसे साधन है कि जिसके द्वारा भी हम एजिटेशंस को कम कर सकते हैं दोनों के अंदर। पर प्रॉब्लम क्या है कि आसन प्राणायाम हम आधा घंटा 1 घंटा करेंगे, इससे ज़्यादा कितना करेंगे। तो बाकी के टाइम के अंदर जो है वो कोई जो ब्रेन की एजिटेशन की जो ये है वो चालू हो जाती है। जब आप आसन प्राणायाम करते हैं तो या उसके बाद में 1-2 घंटा के लिए थोड़ा ये शांत रहता है, दोनों थोड़ा एजिटेशन कम होते हैं। पर जैसे जैसे आप कामकाज करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर एजिटेशन की स्थिति वापस आ जाती है। थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग एक ही मात्र ऐसी चीज़ है कि जो कि 24 घंटे हो सकती है। और अगर 24 घंटे थ्री स्टेप चल रहा है तो 24 घंटे ये एजिटेशन को हम कम कर सकते हैं। तो थ्री स्टेप इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका एक ये फ़ायदा है कि हम परमानेंटली एजिटेशन को कम कर सकते हैं, पर प्रोवाइडेड कि हमारा 24 घंटा थ्री स्टेप चालू रहे, या फिर जितने घंटे चलेंगे इतने घंटे ये हमारा जो है वो थ्री स्टेप के कारण एजिटेशन कम होता जाएगा। Should three-step rhythmic breathing be established for all 24 hours, a certain rhythm can also be permanently established both the brain and astral body agitations, which is very essential. तो ये थ्री स्टेप ब्रीदिंग अगर एस्टेब्लिश हो जाता है 24 आवर्स के लिए तो वो तो एजिटेशंस को कम करेगा ही, पर इसके अलावा कोई पर्टिकुलर और रिदम है तो वो भी जो है वो भी ब्रेन और बॉडी को का एजिटेशंस को शांत कर सकता है। क्योंकि ये जो हम जो रिदम का उपयोग करते हैं वो यहाँ पृथ्वी के ऊपर जो रिदम जो चल रही है, मतलब कि हम जानते हैं कि भाई ये पृथ्वी है, उसका एस्ट्रल बॉडी जो ओशन है, समंदर है, वो इसका एस्ट्रल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है। तो उसकी रिदम को हम फॉलो कर रहे हैं, पृथ्वी की रिदम को फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा जब हम और एलिवेट होते हैं तो फिर दूसरी रिदम का भी हम उपयोग कर सकते हैं। नाउ रिफर आवर नोट्स फॉर concentration and meditation. The terms dharana and dhyan cannot be translated as concentration and meditation. तो कुछ जो हमारे संस्कृत के शब्द है उसको चाहे कितना भी हम ट्रांसलेट कर लें पर उसका सही मीनिंग नहीं निकलेगा। कोई भी लैंग्वेज में जो संस्कृत में शब्द जो है जैसे धारणा है या ध्यान है, उसके क्योंकि जो फॉरेनर्स है वो जब लिखते हैं तो उसका एक अलग अर्थ बना देते हैं, एक शब्द भी ढूंढ लेते हैं। तो कंसंट्रेशन और मेडिटेशन नॉर्मली धारणा और ध्यान के लिए ये शब्द का उपयोग करते हैं, पर वो तावरिया जी कहते हैं कि नहीं, ये शब्दों से, इंग्लिश शब्दों से वो आप सही माने में जो क्या स्थिति है वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। Now if you will refer to diagrams 1, 2 and 3a, the small lines touching the central passage from both sides over the top of the rear brain in the area section 2a and b। अब हम जब डायग्राम देखते हैं, तावरिया जी ने जो 5 डायग्राम बताए हैं उसके अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स कहाँ से आता है और वो किस तरह थैलेमस में जाता है, ब्रेन के अंदर जाता है, और फिर कि कहाँ से किस तरह विचार जो है आगे जाते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। तो ये डायग्राम जब हम देखते हैं, ये तीनों डायग्राम 1, 2 and 3 है, उसके अंदर जो ब्रेन के ऊपर का हिस्सा जो है, टॉप ऑफ द सॉइल जिसको कहते हैं, तो वो वहाँ हम डायग्राम में देखते हैं कि छोटी छोटी लाइनिंग बताई है। वो लाइनिंग क्या है? These are the doors or walls that open and close rapidly at random as per the incoming impulses, and each door or wall can spill a series of identical memory patterns.
तो ये जो है ये डोर है या वाल है जहाँ से मेमोरी पैटर्न निकलती है। जो 2A 2B जो है ब्रेन का पीछे का जो हिस्सा है, वहाँ जो मेमोरी पड़ी है मेमोरी पूल के अंदर, वहाँ से मेमोरी जो निकलती है और एट रैंडम निकलती है, मतलब बिना क्रम के अंदर कोई भी वो निकल आती है और सीरीज में निकल आती है उसकी, और वो सीरीज में निकल कर वो इनकमिंग इम्पल्स के साथ में मिल जाती है और फिर ऊपर के हिस्से में जो ये है वहाँ से वो आगे IESM केंद्र की ओर जाते हैं और वहाँ थॉट बनता है। अब ये सारी प्रोसेस जो है वो कोडेड फॉर्म में ही है। यहाँ जब इनकमिंग इम्पल्स आता है वो कोडेड फॉर्म में आता है और इसके जिस प्रकार के वाइब्रेशन है, क्योंकि जो इनकमिंग इम्पल्स के अंदर जो मटेरियल पड़ा है उसके जो वाइब्रेशन से इसी प्रकार की मेमोरी जो है वो अंदर से बाहर आएगी और फिर दोनों आगे तक जाएंगे। तब तक अभी भी ये कोडेड है या इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी कह सकते हैं। और जब फिर IESM केंद्रों पर आते हैं तो वहाँ डिकोड होता है। डिकोड होता है मतलब हमारी लैंग्वेज के अंदर फिर ये थॉट बनना शुरू होता है और फिर वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। अब जो कोडेड आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, पर जब वो विचार बनते हैं तब वो मॉलिक्यूलर होते हैं। विचार जो है हमेशा मॉलिक्यूलर है क्योंकि वो एस्ट्रल की प्रोसेस का एक भाग है और एस्ट्रल की प्रोसेस जो है वो मॉलिक्यूलर है। जो हमारा मेंटल बॉडी है उसके अंदर वो सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, पर इनकमिंग इम्पल्स फिर भी आता है अंदर, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आता है। As the flow of incoming impulses carrying images is at random, that is without any set pattern, the thought forms or pictures do not necessarily have a continuity of one single theme. Other series of incoming impulse and identical memory patterns change or break the continuity of a particular theme, and this happens time and again till an individual is exasperated, and such happens are termed as drift, and experience shows that no individual is free from this drift. अब यहाँ क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि भाई जो अंदर से इनकमिंग इम्पल्स आया और मेमोरी पैटर्न उसकी हो गई और जो विषय हुआ उसकी फिर वही विषय की कंटिन्यूटी रहती है। नॉर्मल कोर्स के अंदर जो हमारा, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा ब्रेन जो है वो इतना भागता रहता है, ऑसिलेट होते रहता है, तो उसके कारण क्या होता है कि अलग अलग विषय के ऊपर वो चला जाता है। तो ये एक बात ये है कि एक इम्पल्स आया और उसके साथ में एक आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न उसके मुताबिक आई और एक विचार या एक सब्जेक्ट का विचार बना। अभी थोड़ी देर हुई ही नहीं और वो सब्जेक्ट बदल जाएगा, क्योंकि फिर दूसरी टाइप के इनकमिंग इम्पल्स आने चालू हो जाएंगे और उसके लायक जो अंदर मेमोरी पैटर्न्स है वो निकलनी चालू हो जाएगी। तो इस तरह जो है व्यक्ति के अंदर कांस्टेंट ये बना रहता है और इसी को हम नॉर्मल कोर्स में ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब भी यही है कि एक विषय से दूसरे विषय के ऊपर जाना, उसके तीसरे विषय के ऊपर जाना। एक चीज़ के हम विचार आते हैं और अभी वो विचार की कंटिन्यूटी थोड़ी बनी न बनी और तुरंत दूसरा विचार घुस आएगा, दूसरे सब्जेक्ट का विचार घुस आएगा, वो थोड़ा चला न चला और फिर तीसरी टाइप का विचार चालू हो जाएगा। तो उसको ही ड्रिफ्ट कहते हैं। और ड्रिफ्ट के अंदर ये चीज़ बनती है कि अलग अलग टाइप के ये इनकमिंग इम्पल्स आते हैं और उसके मुताबिक ये मेमोरी पैटर्न निकल आती है। तो ये इस तरह साधक जो है वो इंडिविजुअल एक उत्तेजित अवस्था के अंदर हमेशा रहता है। ऑब्जेक्टिव concentration and extended such concentration on a particular theme is possible to many successful lawyers, doctors, scientists, teachers, business people, industrialists, etc. But this objective concentration is acquired by birth or by certain practices. तो वस्तुलक्षी जो ऑब्जेक्ट ये कंसंट्रेशन एकाग्रता है और वो जब एक्सटेंड होती है वो एकाग्रता
इस तरह की जो है वो कोई एक थीम या एक विषय को पकड़ के आगे चलती है। और जो लोग थोड़ा जो ब्रेन का काम करते हैं, ऐसे लॉयर से या डॉक्टर से या साइंटिस्ट है, टीचर से वगैरह वगैरह लोगों के अंदर इस तरह की ये ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन होता है। एक विषय के ऊपर वो कुछ समय तक बने रहते हैं और उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पर ये जो है वो ऐसी जो लाक्षणिकता है शायद बर्थ में, मतलब कि कोई जन्म से ही ऐसी चीज़ लेके आते हैं कि जिसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन अच्छी तरह रहता है। या फिर कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम, योगा की जब प्रैक्टिस करते हैं और ब्रेन की ओर हम जब प्राण को बार बार ले जाते हैं तो ब्रेन के अंदर जो डोरमेंट सेल्स है या डोरमेंट सेंटर्स है वो खुलने लगते हैं। और वो जब खुलते हैं तो व्यक्ति के अंदर इस तरह की ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन आगे बढ़ता है या उसके अंदर भी वो फिर काम करने लगता है। तो ये प्रैक्टिस से भी, खास करके योग की प्रैक्टिस से इस तरह की एक संभावना बन सकती है। बट व्हेन स्पीकिंग ऑफ धारणा एंड ध्यान, सच प्रैक्टिसेस एंड सच एबिलिटीज आर ऑफ नो अवेल। अब जब धारणा ध्यान की बात करते हैं तो इस तरह ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में जो ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारी होती है वो बाहर के विषय के प्रति होते हैं। जैसे कि एक लॉयर है तो वो अपना एक केस स्टडी करेगा, या डॉक्टर है वो कोई पेशेंट का केस स्टडी करेगा। तो ये जो चीज़ होती है उसके अंदर वो उसकी जो कंसंट्रेशन जो है वो बाह्य स्तर के ऊपर होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। धारणा ध्यान के अंदर जो है वो जरूरी है सब्जेक्टिव कंसंट्रेशन या सब्जेक्टिव जो अंदर जो है व्यक्ति लक्षी जिसको कहते हैं, इस प्रकार की वो अंदर स्थिति आनी चाहिए। द सिंपल रीजन इज दैट सच पीपल कुड बी इन स्टेजेस 1, 2 और 3A, एंड व्हेन वी स्पीक of dharana and dhyana, we speak of persons who have reached 3B stage and those who have established for long in 3B stage respectively. अब ये जो है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन है वो व्यक्ति तो वो जो डायग्राम 1, डायग्राम 2 और डायग्राम 3A ये तीनों स्टेज की व्यक्ति हो सकती है। उसके ऊपर की व्यक्ति ये नहीं हो सकती है, क्योंकि धारणा ध्यान वगैरह जो है वो 3B के स्टेज के अंदर डेवलप होता है। और अब तक में हम जान चुके हैं कि 3B के स्टेज के अंदर विचार नहीं बनते हैं। 3B के स्टेज के अंदर इनकमिंग इम्पल्स जो है वो भी ब्रेन में नहीं जाता है। तो नेचुरली मेडिटेशन या कंसंट्रेशन या जिसको सही शब्द में धारणा ध्यान कहते हैं वो स्थिति बनेगी, क्योंकि धारणा ध्यान के अंदर विचार तो होने नहीं चाहिए। अगर विचार बनते तो फिर ध्यान कैसा। आजकल तो हम ध्यान, एक और विचार चल रहा है और दूसरी ओर कहते हैं कि हम ध्यान में बैठे हैं, तो चलता है ये सब। पर हकीकत में जो रियल ध्यान है उसके अंदर ये इम्पल्स ही अंदर ब्रेन के अंदर नहीं जाने के जाएगा तो विचार बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, चाहे वो कुछ मोमेंट के लिए सही। पर जब तक वो इम्पल्स अंदर नहीं जाते हैं तब तक विचार बनते नहीं है। तो इतना तो मेडिटेशन हो गया। जो रियल मेडिटेशन है वो रियल मेडिटेशन ये इस तरह ये होता है। और ये सब जो है वो 3B के स्टेज में ही ये हो सकता है। मैनी हैव एडवोकेटेड प्रैक्टिसेस ऑफ सर्टेन आसनास प्राणायाम टुगेदर विथ सर्टेन जपास एंड और मंत्रस और रीच स्टेज 3B। तो कई लोग इसको भी ये बताते हैं कि भाई ये हम आसन प्राणायाम करें और जप मंत्र वगैरह करें जिसके द्वारा हम 3B के स्टेज तक पहुंच सकते हैं। पता नहीं है ये इस तरह कितना हो पाता है, क्योंकि साधना जो है वो एक तो मेथोडिकल होनी चाहिए और उसको एक के बाद एक स्टेज के ऊपर धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस तरह मेथोडिकल नहीं करते और हैफेजारली आसन किया, प्राणायाम किया, जप किया, तो उससे बहुत आगे जाना इतना संभवित नहीं होता है। Now refer the notes of 23rd meetings.
द ऑल परवेडिंग यूनिवर्सल डिवाइन माइंड और प्रीमेडियल माइंड और अनबॉर्न ड्रीम flows through every thinking instrument, whatever the grade. All वो एक न दूसरा है। तो यहाँ इतना कहते हैं कि 23rd मीटिंग के अंदर जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है, जिसको प्रीमोडियल माइंड मतलब कि आदि मन या अनबॉर्न ड्रीम, जिसको अनादि अवस्था या अजन्मा क्षेत्र भी कहते हैं, ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के ही नाम है, क्योंकि यूनिवर्सल माइंड की स्थिति यही है कि वो आदि मन जिसको कहते हैं, जो हमारा मन बनने से कि भी पहले का मन, वो यूडीएम ही है। और अनबॉर्न ड्रीम भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ जो है वो एक अनादि अवस्था है, वहाँ वो पहले से ही है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई कब इसका जन्म हुआ अब और कब बना और कब खत्म होगा, तो ये इटर्नल चीज़ है, इसीलिए इसको अनबॉर्न ड्रीम भी कहते हैं। अब ये यूडीएम जो है वो कोई भी प्रकार का थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसके अंदर से वो जाता है, निकलता है, वो चाहे पशु पक्षी का हो, व्यक्ति का हो, तो उसके अंदर फिर आगे कहते हैं कि ये किसी का कोटेशंस होगा, क्योंकि इनटू इन्वर्टेड कॉमा में है। Although the mind UDM is void in essence, all things is embarrassed and contains. तो ये जो कोई भी प्राणी के अंदर से ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जाता हो, फिर भी उसकी जो मूलभूत स्थिति है यूडीएम की, वो तो शून्य की है, वो वॉइड है, अपने आप में एक खालीपन है उसके अंदर, वो उसके अंदर कुछ नहीं है, वो अपने आप में हमेशा खाली की स्थिति के अंदर होता है। और जो जिसको वो अपनाते हैं, वो या जिसके अंदर से वो गुजरता है, वो व्यक्ति या वो चीज़ उस तरह की हो जाती है। तो वो व्यक्ति है या वो चीज़ है, वो भी इस तरह के यूडीएम की जो क्वालिटी है कुछ प्रकार की, वो उसके अंदर भी आ जाती है। तो ये कोटेशन का ये मतलब है कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट से यूडीएम जब गुजरता है, तब वो जिस तरह का थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह की उसका सार हो जाता है, उसकी वो क्वालिटी बन जाती है। इन फैक्ट इट कैन एंड डज फ्लो थ्रू एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, बट इज रिकॉग्नाइजेबल ओनली व्हेन फ्लोइंग थ्रू अ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये यूडीएम तो हम जानते हैं चित्ती शक्ति है, वो तो हर जगह पर हर चीज़ के अंदर से पसार होती है। एक पत्थर है तो उसके अंदर भी यूडीएम पसार होती है। हर जो चीज़ है, लिविंग है या फिर जिसको कहें कि हमारी भाषा में जिसको डेड कहें, ऐसी चीज़, या जिसको स्थूल कहें, ऐसी चीज़ हर एक के अंदर ये यूडीएम तो है। पर जब कोई थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट से ये चीज़ जब पसार होती है, तभी वो रिकग्नाइजेबल बनती है, मतलब पहचाना जाता है। जैसे कि हमारा ब्रेन है तो वो लिविंग चीज़ है, उसके अंदर जब थिंकिंग ये यूडीएम आता है तो जो विचार बनते हैं तो हम समझ सकते कि भाई ये यूडीएम अंदर आया है और ये विचार की प्रक्रिया बनी। तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का होना उसको पहचान करने के लिए जरूरी है। In the natural state, electricity has all the potential to make any instrument of any sort to work, from the simplest electrical gadget to the most sophisticated computer. But when flowing through any particular instrument, it is restricted to perform a limited function of the nature required. अब ये यहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देते हैं कि भाई हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है और हमारे घर के अंदर अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और हर एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर अलग अलग टाइप से ये करंट काम करता है। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर, या फिर फ्रिज चल रहा है, तो जिस तरह की वो चीज़ है उसके अंदर जितना करंट चाहिए, इतना करंट अकॉर्डिंगली वो कंज्यूम कर लेता है। तो ऐसा ही ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो ब्रेन के अंदर आते हैं, या फिर किस प्रकार का वो ब्रेन या किस प्रकार का थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इस प्रकार का वो यूडीएम का उपयोग करेगा।
तो वो बात आगे कहते हैं, thus also the universal divine mind that holds all the potential to make any thinking instrument of any sort or grade to work, but when flowing through any particular thinking instrument, it is restricted to perform as self-mind or an individual a very limited functions of the nature required. अब यही बात है कि अलग अलग थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो हर एक को यूडीएम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मानो कि कोई प्राणी का ये जो है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी जितनी मात्रा में यूडीएम की ज़रूरत होगी, उससे ज़्यादा हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसको ज़्यादा यूडीएम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो किस तरह का थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ये यूडीएम उसमें प्रभावित होगा और कंज्यूम भी होगा। Now what do we express in 3b? The diagram shows that the flowing in and flowing out of the universal divine mind through a thinking instrument without being involved with the brain and neural processes of an individual and getting contaminated. अब जब 3b की स्थिति के अंदर क्या कहता है कि भाई किस तरह की अंदर की स्थिति हो रही है, वो क्या वो बताना चाहता है। तो 3b का जो डायग्राम है उसके अंदर यही चीज़ है कि जो हमारे न्यूरल प्रोसेस अंदर चल रही है या जो थिंकिंग प्रोसेस चल रही है, उसके अंदर वो यूडीएम इन्वॉल्व नहीं होते हैं और वो कंटिमिनेट प्रोड्यूसिड भी नहीं होती है। इस तरह की जो स्थिति है वो 3b की स्थिति है। इट मीन्स that the universal divine mind maintains its natural state and so is not put to any restricted performance. Once self mind is seen, discrimination stops. अब जो ये जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होती है और वो स्थिति जो है उसको ये नेचुरल स्टेट उसको कहते हैं, और वहाँ वो प्रोड्यूसिड भी नहीं होती है और वो अपना नेचुरल स्टेट वो बनाए रखती है और वहाँ वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। मतलब कि 3b के स्टेज के अंदर वो उसका जो परफॉर्मेंस है, उसकी कामगिरी है, वो मर्यादित नहीं होती है। 3a के अंदर या उससे नीचे के ग्रेड के अंदर जो मतलब कि 1, 2 और 3a तक में क्या होता है कि उसको रिस्ट्रिक्टेड उसका परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि वो ब्रेन के अंदर जाती है और ब्रेन जिस तरह का होगा और ब्रेन जिस तरह का इसका उपयोग करेगा वह इस तरह का वो रिस्ट्रिक्टेड परफॉर्मेंस होगा। पर क्योंकि 3b के अंदर वो ब्रेन में ही नहीं जाती है तो उसका कोई रिस्ट्रिक्टेड परफॉर्मेंस नहीं बनता है। Once self mind is seen, discrimination stop. ये इंटू इन्वर्ट कॉमन में है, पर वो क्या कहना चाहता है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि सेल्फ माइंड इज सीन मतलब कि जब वो सेल्फ माइंड दृश्यमान होता है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अंदर डिस्क्रिमिनेशन का एक अर्थ विवेक होता है और दूसरा भेदभाव होता है। तो उसका क्या अर्थ है ये यहाँ के क्लियर नहीं है। शायद ये रिस्ट्रिक्टेड परफॉर्मेंस के अनुसंधान में ये बात करते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्टेड परफॉर्मेंस, इट बीइंग इन इट्स नेचुरल स्टेट ऑफ ऑल knowingness confers on the individual the state of all knowingness। मतलब कि जो यूडीएम की मर्यादित कामगिरी का यहाँ अभाव है, 3b के स्थिति के अंदर क्या होता है कि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड उसका परफॉर्मेंस नहीं है। उसके कारण क्या होते कि उसकी जो सर्वज्ञता की उसकी जो अवस्था है, प्राकृतिक जो अवस्था है, वो इंडिविजुअल के जो इंडिविजुअल का थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे जब वो गुजरता है तो वो उसकी सर्वज्ञता की स्थिति जो है वो उस इंडिविजुअल की ब्रेन को भी या उसके अंदर भी यही चीज़ आ जाती है। तो जो क्वालिटी 3b के अंदर यूडीएम की है वही वो व्यक्ति के अंदर आ जाती है। मतलब कि
यूडीएम की एक क्वालिटी ये है ऑल नोइंगनेस, मतलब सर्वज्ञता। तो वो व्यक्ति के अंदर जब ये 3B की स्थिति बनती है और जब यूडीएम आता है, तब वो व्यक्ति खुद भी ये ऑल नोइंगनेस वाला बन जाता है, मतलब वो भी सर्वज्ञ बन जाता है। तो इस तरह ये 3B की स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है, और इसीलिए ये धारणा और ध्यान की स्थिति इसको हम कह सकते हैं। Those who have just entered or are entering the 3B stage can get occasional glimpses of all-knowingness state, but such occasional glimpses are not consciously brought about. But if one is established in 3B stage of a long time, then one is always able to act through this state of all-knowingness and need no logical process of द ब्रेन। अब ये जो स्थिति 3B की स्थिति जो है, वो जब व्यक्ति इसके अंदर शुरू में जब वो एंटर होता है या शुरुआत होती है ये 3B के स्टेज की, तो उसको ये ऑल नोइंगनेस स्टेट की कुछ ग्लिम्पसेस मिलते हैं। जैसे कभी कभी वो ऐसी स्थिति में आ जाता है क्षण के लिए कि जैसे वो सर्वज्ञ हो गया, इस तरह का उसकी शुरुआत में बहुत कम समय में ग्लिम्पसेस के रूप में उसकी ये एक अनुभूति होती है ऑल नोइंगनेस की, सर्वज्ञता की। पर जैसे जैसे वो एस्टैब्लिश ये स्टेज के ऊपर बनता जाता है 3B के अंदर, तो फिर वो परमानेंटली ये ऑल नोइंग स्टेज के अंदर वो रहेगा, और उस दौरान उसको कोई ब्रेन का, लॉजिकल ब्रेन की उपयोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वो 3B से ही जो जानना है, समझना है, वो समझ लेगा, उसको ब्रेन की या लॉजिकल प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द प्रोसेस और टेक्निक इज टू हाउ द इंडिविजुअल इज एनलाइटन इज मेंशन इन आवर अर्लियर नोट्स। तो ये जो अंदर क्या होता है, कौन सी प्रोसेस बनती है कि जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो व्यक्ति एनलाइटन की स्थिति, एक बोध की स्थिति प्राप्त कर सकता है, वो उन्होंने लिए जो नोट्स है उसके अंदर ये चीज़ बताई है कि भाई किस तरह व्यक्ति के अंदर ये स्थिति बन सकती है, कौन सी प्रोसेस से बन सकती है। इन आवर नोट्स ऑफ 23rd मीटिंग ऑन पेज 5 एंड ऑफ पैरा 4, स्टेज पतंजलि स्टेट्स a warning: the universal divine mind not only is all knowing, but like butter suspended in milk, in its holds in a suspended state all the shades of tamas, rajas, sattva, and so if one is not alert all the time, this flowing universal divine mind get involved with the brain and neural processes of the individual self mind, in which case, as required and specially due to past and primitive memory patterns, would be able to express such shades of tamas and rajas as would surprise the individual. अब यहाँ एक क्या डेंजर है, एक वार्निंग पतंजलि महर्षि ने दी है कि भाई ऐसा मत समझना कि आप ये 3B के स्टेज के ऊपर आ गए, मतलब आप बस अभी राजा बन गए, अब अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और न अभी आप नीचे गिर सकते हैं। चाहे 3B के स्टेज में आप एस्टेब्लिश हो फिर भी, या आप ऑल नोइंग की आपके अंदर ये बन जाता है, पर फिर भी क्या होता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ पास मेमोरी, ऐसी जो रजस्तमस वाली पास मेमोरी है, वो कई बार कुछ निकल आती है, और वो उसके साथ में अगर यूडीएम मिक्स हो जाता है तो फिर वो जो है वो नीचे की स्थिति के ऊपर आ जाएगा। जिस तरह का वो रजस्तमस का ये होगा, जो इम्पल्सिस होंगे रजस्तमस वाले, और वो उस तरह के फिर पिक्चर या विचार या कुछ भी बन जाएगा। हालांकि नॉर्मली ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये स्टेज के अंदर यूडीएम ब्रेन में जाता ही नहीं है, पर किसी कारण कोई वाल खुल गया और कुछ अंदर एक आध इम्पल्स भी चला गया, और कोई पुरानी मेमोरी पैटर्न इस तरह की रजस्तमस वाली निकल गई, तो फिर व्यक्ति को नीचे ला देगा, या इसी प्रकार की कोई गलत क्रिया भी हो सकती है। इसीलिए महर्षि पतंजलि बहुत सावधान रहने के लिए कहते हैं कि भाई साधक को हमेशा अलर्ट ही रहना पड़ता है।
Thus, even in 3B stage, there is a danger of losing the natural state of UDM, Universal Divine Mind, and sliding into the natural state of the brain and neural processes. Note this carefully. तो ये एक जो साधक आगे के हैं और जो इस तरह के साधना करते हैं उनके लिए यहाँ एक वार्निंग भी है और बताते हैं कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रेन या न्यूरल प्रोसेस जो है उसके साथ में यूडीएम अगर मिक्स हो गया तो फिर वो उसका नेचुरल स्टेट जो है वो वहाँ नहीं रहेगा, चला जाएगा. Yet like the ocean, though whatever filth is poured into it, temporarily it gets contaminated, but by its very nature the ocean remains clean. So the universal divine mind, through temporarily contaminated, by its very nature remains free from all contamination. अब जैसे कि दरिया के अंदर एक समुंदर है तो समुंदर में जब कचरा डाला जाता है, बार बार कुछ ना कुछ कचरा कहीं डाला जाता है, पर समुंदर की एक अपनी एक उसकी अवस्था ऐसी है या उसके अंदर ऐसा कुछ बनता ही रहता है, उसके अंदर जो वेव्स चलते रहते हैं वो यही काम करता है कि जो कचरा जो है वो किनारे के ऊपर फेंक देता है, वो अपने अपने शुद्धिकरण की क्रिया चलती रहती है. तो कई बार हम कोई बीच के ऊपर घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि ढेर सारा कचरा समंदर से, क्योंकि जो शिप्स वगैरह जाते हैं उसके भी जो कोई कचरा है या कोई किसी ने डाला हुआ है तो वो समुंदर इसको धीरे धीरे करके किनारे तक ले आता है और फेंक देता है. वो अपने आप में शुद्धि की क्रिया करता रहता है. इसी तरह यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है वो चाहे टेम्पररीली वो प्रदूषित हो जाए पर फिर अपने आप में वो शुद्ध हो जाता है. To understand dharana and dhyana, one has to understand clearly this basic and important difference between the process of brain, which is the natural state of brain, and the natural state of the universal divine mind, which can be clean, all knowing even when flowing through an individual's thinking instrument, and can confer on the individual the quality of all knowingness if it is kept free from the brain and neural processes. तो ये जो धारणा के ध्यान की जो स्थिति है उसको समझने के लिए ये भी एक समझना जरूरी है कि एक स्थिति जो है वो ब्रेन की नेचुरल स्टेट है और दूसरा जो है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड का नेचुरल स्टेट है. और ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है वो हमेशा वो एक उसका ऑल नोइंग जो है, मतलब कि उसकी जो सर्वज्ञता की जो स्थिति है तो इंडिविजुअल का थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर से जब भी वो पसार होता है तब भी वो ये चीज़ को बनाए रख सकता है. मतलब कि धारणा और ध्यान की जब स्थिति बनती है तब वो ऑल नोइंगनेस को वो मेंटेन कर सकता है और ब्रेन की न्यूरल प्रोसेस जो है वो चाहे वो बंद हो सकती है या फिर वो अगर कोई चालू है तो उसके साथ में वो इन्वॉल्व हुए बिना वो अपने आप की ये स्थिति को मेंटेन, ऑल नोइंगनेस की स्थिति को, क्वालिटी को मेंटेन कर सकता है और उससे वो फ्री रह सकता है. ब्रेन और न्यूरल प्रोसेस से अपने आप को फ्री रख सकता है. The brain processes being kept free from drifts enable one to have objective concentration and extended concentration, that is meditation on any one single theme including subjective subjects, and the universal divine mind being kept free in turn of this brain and neural processes enable one to enter the धारणा एंड ध्यान स्टेजेस. अब ये जब धारणा और ध्यान की स्थिति बनती है तो उसके दौरान क्या है कि ये ब्रेन की स्थिति जो ड्रिफ्ट वाली है वो ड्रिफ्ट वाली स्थिति वहाँ ख़त्म हो जाती है
और वो ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन, जैसे हमने ऊपर देखा इस तरह ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन या एक्सटेंडेड कंसंट्रेशन या जिसको मेडिटेशन भी कहते हैं, इस तरह की जो स्थिति है वो स्थिति के अंदर ड्रिप की स्थिति से निकल के इस तरह की स्थिति वो बनाते हैं। और कई बार वो सब्जेक्टिव स्थिति भी बनती है, मतलब अंदर की ओर वो जाता है और वो अपने ऊपर, मतलब कि आत्म तत्व के ऊपर या कोई अंदर की ओर वो एक सिंगल थीम को लेके, एक ही विषय को लेके इस तरह की वो प्रैक्टिस करते हैं, तब वो जो है वो न्यूरल प्रोसेस और इनसे वो अपने आप को फ्री रख सकते हैं। और वही जो है वो धारणा और ध्यान की स्थिति बनती है, उसके अंदर वो एंटर हो सकता है। But stages and by constant practices, the time that an individual can remain in such a stage or state where UDM, Universal Divine Mind, is maintained free from the brain and neural processes increases, and with its increases, the penetration into the all-knowing state is also deeper and deeper till it penetrates all the three universes, भू भुव एंड स्वः। तो जितनी प्रैक्टिस, अब जो व्यक्ति 3B के स्टेज के अंदर आ गया, अब जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जैसे जैसे वो डीप अंदर जाता जाएगा, इतना ही वो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड की जो स्थिति है उसको उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करता जाएगा, वो उसको पेनिट्रेट करता जाएगा। और हम जानते हैं कि भाई ये यूडीएम तो पूरे भू भुव स्व तीनों लोक के अंदर वो तो फैला हुआ है। तो वो उसके द्वारा फिर जो साधक है 3B का साधक, वो भी वो भू भुव स्व ये तीनों लोगों की अनुभूति ये यूडीएम के द्वारा कर सकता है, तीनों लोगों को वो पेनिट्रेट कर सकता है। पर वो कब, कि जब वो प्रैक्टिस से डीप में जाता है और यूनिवर्सल डिवाइन माइंड को ये सब ब्रेन की प्रोसेस से फ्री रखता है, तब ये इस तरह की स्थिति बनती है। द स्टेज ऑफ धारणा एट फर्स्ट इज बट ए मोमेंट, बट दैट मोमेंट ऑफ ऑल नोइंगनेस इज मोर देन द इटर्निटी ऑफ नॉलेज एक्यूमुलेटेड बाय ब्रेन एंड न्यूरल प्रोसेसेस। अब ये मजे की बात ये है कि अगर एक क्षण के लिए भी ये धारणा की स्थिति बन गई और इसमें ये ऑल नोइंगनेस की स्थिति बन गई और इसके द्वारा उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हम पूरी हजारों साल तक अगर हम ज्ञान को एक्यूमुलेट करते रहे ब्रेन द्वारा, तो उससे भी ज़्यादा एक क्षण के अंदर वो सर्वज्ञता की स्थिति में वो जान जाता है। तो मतलब कि ये 3B की एक क्षण की स्थिति हमारा जो ब्रेन की प्रोसेस की हजारों सालों की स्थिति के से भी ऊपर है, जिसमें हम ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। उसे किसके बदले एक क्षण के लिए भी अगर ये थम जाता है और ये धारणा की स्थिति अंदर बन जाती है, तो वो ये उस सर्वज्ञता की स्थिति में बहुत कुछ जान समझ सकता है। और वो फर्स्ट हैंड नॉलेज है। हम जो एक्यूमुलेट नॉलेज करते हैं वो तो हमारा नहीं होता है, किसी का पढ़ा, किसी का सुना, तो ये सारी चीज़ हम एक्यूमुलेट करते रहते हैं। जब वहाँ यूडीएम से जो वो एक्सपीरियंस करता है तो उसका फर्स्ट हैंड नॉलेज बन जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि कुछ बहुत कम लोगों का टीचिंग जो होता है वो ऐसा हमेशा लगता है कि ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है, ये एक्यूमुलेटेड नहीं है। उसने कोई सर्वज्ञता की स्थिति के अंदर जो अनुभव किया है वो ये व्यक्ति लिख रही है या बोल रही है। तो ये एक बहुत कम लोगों के अंदर जो इतनी ऊंची स्थिति पर गए होते हैं उनके अंदर ही ये चीज़ दिखाई देती है। प्लीज नोट दैट वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल डिवाइन माइंड फ्री फ्रॉम एनी इंटरफियरेंस और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन एंड न्यूरल प्रोसेसेस। तो यहाँ जो तावरिया जी बात कर रहे हैं वो इस तरह की यूनिवर्सल डिवाइन माइंड की स्थिति की बात है कि जहाँ उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सब प्रकार के ब्रेन और न्यूरल प्रोसेस से फ्री
है, ऐसी स्थिति की बात। टाइम और स्पेस का लॉ तो उसको लागू पड़ते हैं, पर जिस तरह हमें एक सामान्य व्यक्ति को टाइम और स्पेस के लॉ लागू होते हैं उस तरह के नहीं होते, क्योंकि हम 3 डायमेंशन के अंदर जीते हैं। ये जो है ये व्यक्ति 3D की व्यक्ति जो है उसका जो टाइम और स्पेस का डायमेंशन दूसरा कोई खुल जाता है और उसकी अनुभूति वो उस प्रकार की होती है, बिल्कुल एक अलग डायमेंशन से। उसको एक चीज जैसे एक पेड़ है, इसको हम देखते हैं और जो अनुभूति होती है, और वो 3D वाला जब देखता है तो उसकी अनुभूति अलग ही होगी, क्योंकि वो कोई अलग डायमेंशन से वही पेड़ को देख रहा है। बट वी आर एट दिस स्टेज getting free from verbal communication and will be enlightened by direct 3-dimensional pictures, what is understood as synchronization. 3B is synchronization. अब यहाँ जो है वो उसका ये ऐसी स्थिति है, ये ऐसा स्टेज है कि जहाँ वर्बल कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसी स्थिति में है कि यहाँ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है और वो डायरेक्टली वो जो 3 डायमेंशनल पिक्चर्स है उससे डायरेक्टली वो एनलाइटन हो जाता है, उसको बोध हो जाता है कि ये चीज़ क्या है। और वो चीज़ को यही चीज़ को वो सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं कि भाई जिस तरह वो देखता है, वो समझता है, वो एनलाइटन होता है, वो एक प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन है। और 3B का स्टेज है वो सिंक्रोनाइजेशन का स्टेज है। Since we are still dealing with universal divine mind, a sort of technique is used in early stages to achieve this synchronization, but later it all becomes a way of life itself, and then there is no talk of technique or process or method. तो शुरुआत के अंदर ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड को के साथ में जब हम काम करते हैं तो कोई टेक्निक का या कोई मेथड का उपयोग करना पड़ता है ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए। बट जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है फिर ये कोई टेक्निक मेथड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है। मतलब वो ज़्यादातर समय ये 3B के स्टेज में या UDM के साथ कम्युनिकेट करके ही जीते हैं वो व्यक्ति। We are aware of the following: A. 3-step rhythmic breathing. B. To be able to see the inside of the head as hollow, and if this has been practiced, to be able to see through a hollow tube or bamboo. And C. The practice of falling to sleep consciously. तो ये 3 चीज़ की प्रैक्टिस उन्होंने आगे भी, ये 3 स्टेप तो हम जानते ही है, कॉन्शियसली स्लीप में जाना उसका भी हमने पेपर पढ़ लिया था तो वो भी जानते हैं। और एक पिछली मीटिंग के अंदर उन्होंने ये जो हमारा पूरा शरीर है ये वो एक होलो, एक बाम्बू की तरह है, एक पोला है अंदर से, वो टेक्निक भी दी थी। तो ये तीनों टेक्निक उन्होंने बताई हुई है। अब कहते हैं कि इफ़ यू हैव बीन ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ, ऑल ऑफ यू, then all these 3, that is A, B and C, you should have practiced by now enough. If you have not, please practice before proceeding further. तो कहते हैं कि भाई ये 3 चीज़ों की तो आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, और अब तक में आपने इन 3 चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप पहले प्रैक्टिस कर लें और फिर उसके बाद में जो आगे की जो चीज़ है उसको समझने का प्रयत्न करना। Now we are practicing a combination of A, B, C. अब यहाँ एक ये तीनों की मेथड बताते हैं कि ये बहुत एडवांस टेक्निक है, फिर भी हम जल्दी से समझ लेते हैं कि भाई ये क्या प्रैक्टिस है उसमें, कहीं शायद आगे जाके किसी को करना है। तो स्टार्ट रिदमिक 3-step breathing at bedtime in your bed. As you continue this breathing, see through a hollow tube or bamboo, diameter 4 or 6 inches, and as you see through, practice falling to sleep consciously. तो ये तीनों चीज़ साथ में करना है रात को सोते समय। तो पहले कहते हैं कि भाई सो जाओ और फिर 3-step रिदमिक ब्रीदिंग चालू कर दो। उसके बाद में आप ऐसा
अंदर से महसूस करो, देखो कि जैसे कि आप एक ट्यूब में से या एक पोला बम्बू में से 4 से 6 इंच का डायमीटर वाला बम्बू है या फिर कोई ट्यूब है, उसके अंदर से जिस तरह आप देखते हैं इस तरह इसको देखो एंड बाद में सी थ्रू प्रैक्टिस फॉलिंग टू स्लीप। और ये करते करते फिर कॉन्शियसली निद्रा के अंदर चले जाओ। लेट देयर बी नो टेंसनेस इन द बॉडी। अब जब ये करते हैं तो कोई बॉडी के अंदर टेंशन, कोई अंदर स्टिफनेस कुछ भी नहीं होना चाहिए। लाई फ्लैट ऑन योर बैक, योर लेग्स एंड आर्म्स लूज एंड स्ट्रेच if one sees not when staring into space. When you see through, rather try to see through the hollow bamboo or bamboo is only inky blackness. This will help you later to stare naked in full waking consciousness during the day whenever, and to help all this let your bedroom be reasonably dark. At least no direct light should fall on your face. Continue with ABC. First week 5 minutes, increase next week by 5 minutes until in the third week it is possible to do for 15 minutes. अब यहाँ पूरी टेक्निक बताई है कि भाई आप फ्लैट सो जाइए, बॉडी को लूज करते जाइए, और जिस तरह हम स्टेयर नेकेड देखते हैं, जैसे कि खुली आंख से कभी हम आकाश में भी टिक टिक के देखते हैं ना, इसी तरह आप ये जो है इसके अंदर आप जैसे कि एक होलो ट्यूब के अंदर से आप देख रहे हैं, इस तरह उसको ये सारी चीज़ें जो है सोते सोते ही करना है। और ऐसा एक अनुभव करना है कि जैसे कि आप बाम्बू में से या किस में से देखते हैं और एक आप ब्लैकनेस का अनुभव होता है। मतलब कि जो इनकी ब्लैकनेस है, जो डिवाइन माइंड है, अपना डिवाइन फ्रेगमेंट है, मतलब आत्मा तत्व है, वो कहते हैं कि भाई इनकी ब्लैकनेस उसका ये है, मतलब डिवाइन फ्रेगमेंट जो है उसके अंदर प्रकाश नहीं है, उसके अंदर ये इनकी ब्लैकनेस है। तो इनकी ब्लैकनेस का अनुभव हमें इस समय सोते सोते करना है। और इसके लिए अगर ये प्रैक्टिस होती है रात को सोते समय, तो फिर दिन में भी हम स्टेयर नेकेड पूरी जागृत स्थिति के अंदर, दिन के अंदर भी हम इसी तरह की स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब आँख खुली है, बाकी कुछ देख सुन नहीं सकते हैं, और एक खुली आँख से दिन में भी हम ये इनकी ब्लैकनेस का अनुभव कर सकते हैं। और इसके लिए कहते हैं कि भाई आप रीजनेबल डार्क रूम के अंदर सो, जहाँ लाइट आपके ऊपर ना आती है, तो आप ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर सकेंगे। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट बात है, ये बहुत ऊंची प्रैक्टिस है। अभी हम खाली समझने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। Those of you who are religiously inclined may for a few minutes before beginning A, B and C recite a mantra for a few minutes. तो अगर आप थोड़ी धार्मिक वृत्ति वाले हैं तो और आपको कोई मंत्र भी इसके पहले करना है, चैंटिंग करना है, तो आप मंत्र चैंटिंग करके भी बाद में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट नो ब्रेन प्रोसेसेस इंटरफियर। अभी यहाँ कोई भी ब्रेन की प्रोसेस को अलाउ नहीं करना है, कुछ भी विचार अंदर चलने नहीं चाहिए ये प्रक्रिया के दौरान। If while looking through the hollow tube or bamboo, you will only look into inky blackness, brain processes will not interfere and your 3-step rhythmic breathing will keep doubt, conflict and drift subdued. तो ये जो है आपको ये प्रोसेस चालू रखना है, और आपको ये इनकी ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, वो हमेशा उसका एक आपका अनुभव रहना चाहिए। जैसे कि आप तो बाम्बू में से देख रहे हैं और एक ब्लैकनेस का आप अनुभव कर रहे हैं, और वहाँ कोई ये नहीं है, ब्रेन प्रोसेस नहीं है, और स्ट्रेप चालू है, तो उसके कारण आपके अंदर डाउट, कॉन्फ्लिक्ट और ड्रिफ्ट जो है वो नहीं आएंगे, वो उसको दूर रखेंगे। दिस स्टेट टू बी इन इज कॉल्ड स्टेइंग इन द अनबॉर्न ड्रीम।
तो ये जो यूडीएम की स्थिति है जब बन जाती है, इस तरह करते हैं, और अगर यूडीएम की स्थिति अगर अंदर बन गई तो ये फिर अनबॉर्न रिम की स्थिति में हम आ जाएंगे। जो यूडीएम या प्रिमोडियल माइंड जो है, इस तरह की स्थिति यहाँ बन जाती है। तो मतलब ये प्रैक्टिस भी ऊंची है और स्थिति अगर बनती है तो भी वो भी बहुत ऊंची होगी। इन महामुद्रा वन इज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन ऑफ दिस वर्ल्ड। दिस इज धारणा's सुप्रीम टच। तो ये जो है ये स्थिति है, ये महामुद्रा, जैसे हमने आगे देखा था महामुद्रा के बारे में, और वहाँ व्यक्ति जैसे कि एक प्रिज्म के अंदर है, ये हम ये दुनिया की जेल के अंदर है, हम है अभी, जैसे हम अपने आप को फ्री मानते हैं पर दुनिया की एक जेल के अंदर है, और ये अनबॉर्न रिम की स्थिति बनती है तो हम इससे मुक्त हो जाते हैं। और एक जैसे कि धर्म की मसाल कैसे होती है, इस तरह की ये चीज़ है, धर्म की ऊंची मसाल जैसी चीज़ है। कीप टू दिस एवरी डे, लेट नॉट योर इमेजिनेशन सी लाइट और हियर साउंड ऑफ गॉड एंड goddesses, for it will defeat the purpose। तो ये रोजाना करना है, और उस दौरान कोई इमेजिनेशन नहीं करना है कि भाई मुझे कोई भगवान का आवाज़ सुनाई दिया, क्या लाइट सुनाई दी, तो इस तरह की कोई प्रक्रिया में घुस जाएंगे, कोई अंदर एक हेल्यूसिनेशन अगर बन जाएगा तो फिर जो पर्पस है ये करने का वही डिफीट हो जाएगा। Seeing beautiful colors, holy signs and scenes or forms will start the habit of hallucination। तो कुछ भी ये जो है अंदर कुछ अगर दिखता है तो भी उसको अवॉइड करना है, हमें जो देखना है इनकी डार्कनेस ब्लैकनेस है उसको ही पकड़ के रखना है। सो प्लीज अवॉइड ऑल सच होलीनेस। जो सो कॉल्ड होलीनेस है वो इससे हमें इस प्रोसेस के दौरान मुक्त होना है। यू विल रजिस्टर एन इनर साइलेंस, and if this inner silence is achieved for a moment, that moment will be the moment of grace। अगर आपको ये इनर साइलेंस का, इस दौरान इनर साइलेंस का एक क्षण के लिए भी अनुभव हो जाता है तो ये जो क्षण है, वो जो स्थिति है वो ग्रेस की स्थिति है, एक कृपा की क्षण है। तो मतलब कि हम जो कृपा मानते हैं वो तो बहुत एक सामान्य चीज़ है या फिर सामान्य हमारा कंसेप्ट है, पर सही मात्रा में जो ग्रेस आती है तो इस तरह की ये इनर साइलेंस जब उत्पन्न होता है तब ये ग्रेस की स्थिति बनती है। कंटिन्यूअस डे इन एंड डे आउट adherence to this practice creates a natural state of staying in unborn dream। Rishis and Maharishis of ancient days were permanently in such state, the all-knowing state। तो इसको ये प्रैक्टिस को चिपक के रहना है, रोजाना करते जाना है, और ये अनबॉर्न की जो स्थिति है उसको मेंटेन करते रहना है, और वही स्थिति के अंदर हमारे ऋषि मुनि भी रहते थे, और वही स्थिति ऑल नोइंग की स्थिति है, सर्वज्ञाति की स्थिति है। द प्रैक्टिस ऑफ मंत्रस एंड पारमिता, सेक्रेड डीड्स, instruction in the sutras and precepts, all teachings from the schools and scriptures will not bring realization of the inner truth। तो ये कोई संस्कृत का एक श्लोक है, उसकी यहाँ इन्होंने ये किया है कि कोई भी मंत्र है या कोई पवित्र काम है या फिर कोई सूत्र है या फिर कोई प्रकार का उपदेश है या कोई टीचिंग है, स्क्रिप्चर का ये है, ये कोई चीज़ जो है वो हमें इनर ट्रूथ का रियलाइजेशन के लिए मदद नहीं करता है। इन चीज़ों से कभी भी ये इनर ट्रूथ नहीं आता है। तो ये कोई श्लोक का यहाँ ये लिया है। सो डियर फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस दिस एंड बी फ्री। तो ये नया साल के लिए हमारे ये लास्ट लाइन ये उपयोगी है कि कॉन्शियसली
कॉन्स्टेंटली हम प्रैक्टिस करते जाएं और अपने आप को धीमे धीमे करके मुक्त होते जाएं। प्रकृति का जो बंधन है इससे हम धीरे धीरे करके ऊपर उठ जाएं। तो यहाँ काफ़ी समय हो गया है, ये पेपर भी ख़त्म हो रहा है, तो ख़त्म करते हैं। सबको फिर से नए साल की शुभकामना। हम सब आगे बढ़ते रहें, यही परमात्मा को प्रार्थना। थैंक यू। नेक्स्ट वीक मिलते हैं।